जय हिंद बच्चों। कल हमने पदार्थ कर लिया था, पूरा पदार्थ क्या किया था, मैटर, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। दो तरीके से, किस किस तरीके से? जैसे एक तो भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से बांट सकते हैं। रासायनिक, ठीक है। भौतिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसको हमने बांटा था तीन प्रकार में: तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि मिक्सचर, ठीक है। इसको कंपाउंड बोलते हैं और इसको मैंने बोला था आपको एलिमेंट एलिमेंट बोला था, ठीक है। हम ये कर चुके थे। इसको हमने तीन प्रकार में बांटा था: एक धातु, अधातु, ठीक है, उपधातु और एक अधातु। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, ठीक है। आज हम करेंगे आगे यौगिक। यौगिक होता है वो चीज़ जो दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे Na एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है। और OH, इनसे मिलाकर क्या बनता है? यौगिक बनता है, NaOH, ठीक है। जैसे NaCl जोड़ोगे क्या बनेगा? NaCl, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलाकर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलाकर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, ठीक है। देखिए, कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं। पहले मैंने बता दिया कंपाउंड क्या होता है। जैसे NaOH हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या हो गए? कंपाउंड हो गए, ठीक है। अब देखिए, कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक कार्बनिक होते हैं और एक अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक, अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? अकार्बनिक, कार्बनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन लगा हो। जैसे CH4, मीथेन, CH, C2H5, ये सब चीज़ें क्या है? कार्बन वाले हैं, कार्बनिक हैं। लेकिन NaCl, NaCl ये वाले अकार्बनिक है जिनमें कार्बन का यूज़ ना हो। NaOH, सॉरी, ये नहीं आएगा। जैसे CaCO3, ठीक है, ये सब क्या आएंगे? अकार्बनिक आएंगे, जिसके अंदर आप कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चले, ये होते हैं आपके कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर बनते हैं, उनको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इनका एक फॉर्मूला जनरेट होता है। फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया, अकार्बनिक हो गया। कार्बनिक यानी कि यौगिक, जिनके साथ आप अकार्बनिक वो होते हैं जिनके साथ कार्बन नहीं लगी होती, और जिनके साथ कार्बनिक लगे होते हैं मतलब जिनके साथ कार्बन लगी होती है, ठीक है। इसका एक चैप्टर होता है खुद का पूरा, कार्बन का। इसका जिस हम पढ़ ही रहे हैं उसको, इनऑर्गेनिक को। अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं दरअसल, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो ऑर्गेनिक भी आएगी, इनऑर्गेनिक भी आएगी, ठीक है। तो ये थे आपके कंपाउंड, समझ आया? नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। यौगिक, यौगिक समझ आया? यौगिक हो गया। अब मिश्रण, मिश्रण देखिए क्या होता है। मिश्रण भी दो तरीके का होता है। जैसे मिश्रण क्या होता है? मिश्रण को वो कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक फिजिकल तरीके से मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं। जैसे कंपाउंड की तरह एक सॉल्यूशन बना देते हैं, एक लिक्विड में बदल देते हैं उसको। जैसे देखिए, मान के चलिए मैंने चीनी मिलाई शुगर,
प्लस वाटर मिलकर ये एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसको किसी मात्रा में डाल दो, इसको किसी मात्रा में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम चाशनी या चाय बन गई। चाय में दूध भी मिल जाएगा, चाय पत्ती मिल जाएगी। ठीक है, और ये दो तरीके का होता है। कैसा? एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। कौन सा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं सममांग और इसको बोलते हैं विषमांग। विषमांग वो होता है जिसको आप पहचान सकते हो, सममांग वो होता है जिसको आप पहचान नहीं सकते। जैसे मान के चलिए मिश्री के दाने आपने चीनी के दानों में मिला दिए, क्या आप पहचान पाओगे? हाँ, पहचान लेंगे। तो वो कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस, क्योंकि चीनी के दाने कैसे? पतले, और मिश्री के दाने मोटे। समझ आया? वैसे ही अ, अब हेट्रोजीनियस का होमोजीनियस का दें तो होमोजीनियस का आप चीनी में, पानी में चीनी मिला लो, दोबारा चीनी निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकते। वैसे एक तरीका होता है जैसे फ्रूट चाट। क्या होता है? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट जैसे अलग अलग तरीके के फ्रूट काटे होते हैं, ऐसे देखो, यहाँ कहीं अमरूद रखा होगा, यहाँ कुछ रखा होगा, यहाँ सेब रखा होगा, यहाँ केला काट काट के ऐसे सजाए होंगे। ठीक है, तो इन फ्रूट्स के ऊपर मसाला वगैरह डाला होगा तो आप पहचान सकते हो कौन सा फ्रूट है भाई, ये अमरूद है, ये सेब है, ये केला। अब इसी फ्रूट को हम अगर मिक्सचर कर दें, मिक्सचर यानी कि मिक्सी में निकाल दे, वो जूस वगैरह बनाने की होती है उसमें निकाल दे, तो क्या बनेगा? मिक्सचर बन जाएगा। तो आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। मतलब क्या है? विषमांग से आप सममांग बना सकते हो, लेकिन सममांग से विषमांग नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? एनीवन? नो मोर? तो ये था आपका पदार्थ पूरा। ये चैप्टर क्या था? ये पूरा पदार्थ था। समझ आया? तो आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉलिड, सॉलिड वो होते हैं जिसके आसपास में चिपके होते हैं पदार्थ, यानी कण जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। लिक्विड वो जिसके कणों में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। गैस वो जिसके कणों में बिल्कुल ही ज़्यादा हाईली स्पेस होता है। प्लाज्मा वो लिक्विड जो मेटल का लिक्विड फॉर्म होता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जब -273 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है तब जाकर बनता है। बर्फ़ को भी -273 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है तब जाकर ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी जाने देते हैं अपने अंदर से। उपधातु जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। इंसुलेटर होते हैं, गुड इंसुलेटर, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। ट्रांसफार्म, ट्रांसफार्मर में से आधा करंट जाता है। ठीक है, और अधातु, अधातु होती है जिसमें से करंट बिल्कुल पास नहीं होता, जैसे लकड़ी। अधातु, रबड़, अधातु। समझे? तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। इतना समझ आया? उसके बाद यौगिक मैंने बताया, इनका एक फॉर्मूला जनरेट होता है। एक फार्मूला जनरेट होता है, जो भी चीज़ फार्मूले के फॉर्म में है उसको क्या बोलते हैं? हम हम बोलते हैं उसको कंपाउंड, यानी कि यौगिक बोलते हैं। यौगिक दो तरीके के होते हैं, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। कार्बनिक वो होते हैं जिनके साथ कार्बन लगी होती है, अकार्बनिक वो होते हैं जिनके साथ कार्बन नहीं लगी होती। बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं करना। बाकी हम इसको डीपली आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, आगे देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो होता है दो चीज़ों को फिजिकल तरीके से मिलाया जाए, उनको बोलते हैं हम, दो या दो से अधिक यौगिक या एलिमेंट्स को मिलाकर एक फिजिकल रिलेशन बनाया जाए उनके बीच में, यानी कि फिजिकल तरीके से आपस में मिलाए जाएं, उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। ठीक है, सोल्यूशन भी ऐसे बनता है, मिक्सचर भी ऐसे बनता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस होता है। विषमांग, विषमांग उसको बोलते हैं जिसको आप पहचान सकते हो, जैसे चीनी के दानों में मिश्री के दाने, मोटे मिश्री, छोटे चीनी। उसी तरह से सममांग,
समझ आ गया? इसको आप नहीं पहचान सकते। जैसे फ्रूट चाट लेके आए, फ्रूट चाट को आपने उसमें डाल दिया, मिक्सी में डाल दिया, मिक्स कर दिया, और उसको पहचान पाओगे? जूस बन गया, उसको तो नहीं पहचान सकते। समझ आया? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं नया चैप्टर आज। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक टू बेसिक। आगे चले। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर कई लोगों ने काम किया। सबसे पहला जो काम आता है, देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए आप कोई चीज़ लेते हो, मान के चलिए आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मान के चलिए एक बॉल खरीदी, उसके अंदर बोला जाए आपको कुछ अलग अलग चीज़ें पाई गई हैं, तो आप उसको कैसे करोगे? जैसे गिफ्ट मिलता है कोई, गिफ्ट को आप कैसे खोलने लग जाते हो, उसके अंदर देखते हो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, देखते हो ना? वही चीज़ होती है कंपाउंड, वही चीज़ होती है एटम्स। एटम्स सबसे पदार्थ होते हैं, जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के टुकड़े होते हैं। एलिमेंट की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? एटम होती है। ठीक है, एटम्स वो होते हैं जिनके कणों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए अब एटम के अंदर देखिए जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जितने एलिमेंट हैं इन्हीं को एटम भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एटम के बारे में कुछ जानकारी नहीं, बेसिस से कैसे देखा जाए, कहाँ से देखा जाए, कैसे थ्योरी बनेगी, कैसे इसके ऊपर फॉर्मूला बनेगा, कैसे रिएक्शन बनेगी इसकी, कैसे होगा ये, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तब इसके ऊपर काफ़ी लोग आए इसके ऊपर जांच करने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। उसके बाद आया डोल्टन। कौन आया? डोल्टन। डोल्टन। कौन आया? डोल्टन आया। कौन आया था? देखिए अब डोल्टन ने क्या किया एटम के ऊपर, जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कब किया था उसने? 1818 में, 1808 में उसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर? एटम के ऊपर। एटम के ऊपर इसने 1808 के अंदर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसने क्या बोला था? हर एक एटम, ठीक है, एवरी एटम आर अ सेम एटम, एक जैसे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। हर एटम एक जैसे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे। और उसने दूसरी बात अपने उससे कैसे बताई? उसने बताया डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ठीक है, क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो एटम अलोय करेंगे। क्या करेंगे? अलोय करेंगे। अगर डिफरेंट एटम होंगे, ठीक है, डिफरेंट एटम तो एटम क्या करेंगे? अलोय करेंगे। एटम अलोय, एटम अलोय करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एटम अलोय करेंगे। इतना समझ आया? एटम क्या करेंगे? अलोय करेंगे। डिफरेंट एटम इज इक्वल टू अलोय, एटम अलोय, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझ आया? अब डिफरेंट माइंडसेट के इंसान है तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे तो है नहीं, चिपकेंगे नहीं, चिपकेंगे, वो दूसरे से एक दूसरे से भागेंगे या एक दूसरे का विरोध करेंगे। यही काम होगा। वैसे ही यहाँ होता है, डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट अलोय। ठीक है, अलोय करेंगे एक दूसरे को। आगे चले, आगे देखते हैं। डिफरेंट एटम के पास, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के पार्ट होते हैं, एलिमेंट्स के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट एटम्स होते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर कोई इंसान संतरे बेचता है तो वो डिफरेंट फ्रूट बेच रहा है, और एक इंसान मान के चलिए सेब बेच रहा है तो वो डिफरेंट फ्रूट्स बेच रहा है। बेच तो दोनों फ्रूट रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बेच रहे हैं। तो उसके पास हमें क्या मिलेगा? सिर्फ संतरे,
कीनू ये मिलेगा। लेकिन एक इंसान सेब बेच रहा है तो उसके पास हमें सिर्फ सेब ही मिलेंगे, एक ही तरह की कैटेगरी मिलेगी। मतलब क्या है, काम दोनों का सेम है, बेच क्या रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। फ्रूट में भी अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। वैसे ही हर एलिमेंट के पास, ऑल एलिमेंट आर डिफरेंट, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, एवरी एलिमेंट आर डिफरेंट, डिफरेंट एटम्स। हर एलिमेंट के पास अपने खुद के डिफरेंट एटम्स होते हैं। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा, अपनी थ्योरी के बेसिस पर कहा। समझ आया? उसके बाद और इसने क्या कहा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, मान के चलिए दो एटम्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में कभी भी एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, जब बल्कि क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीअरेंज हो जाएंगे। रीअरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीअरेंज हो जाएंगे। ये किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था। ठीक है, क्या कहा था कि जब भी किसी एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होगी, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, ना तो एटम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कभी डिस्ट्रॉय तो कभी होंगे ही नहीं, ख़त्म कभी होंगे ही नहीं, बल्कि क्या होगा, रीअरेंज हो जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे। समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, आगे चलें। इतना समझ आया डाल्टन से? तो ये तो डाल्टन थ्योरी। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, डाल्टन को ये नहीं पता था भी डाल्टन एटम के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतना कुछ उसको नहीं पता था। उसके लिए सिर्फ एक तरह से वो बल्लभ जैसा था। बल्लभ मतलब कि लट्टू, लट्टू देखा है? लट्टू यार, ये लाइट वाला लट्टू। ठीक है, उसको आप, उसका जो बॉडी पार्ट है, पीछे का बॉडी पार्ट है, उसको उतार दो, एक गोल गेंद जैसा दिखाई देगा, एक गोल गेंद बन जाएगी। बस उसको एटम वैसा लगता था, बस उसके मानना ये था, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पाया जाता, ये सब उसके लिए कुछ नहीं था। ठीक है, उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने ढूंढा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। लेकिन उसने फिर भी इतना कुछ बता दिया कि कहा कि हर एटम एक जैसा होता है, डिफरेंट एटम डिफरेंट अलॉय करते हैं, मतलब एक दूसरे से अलॉय करते हैं। ठीक है, एवरी एलिमेंट डिफरेंट एटम होता है। एवरी एलिमेंट के पास क्या होता है, डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, एक जैसे एटम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, कि कोई काम करता होगा फ्रूट बेचने का, कोई करता होगा सब्जी बेचने का काम, ये थोड़ी ना एक ही जैसा ही करेंगे सबके सब। ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी दो कंपाउंड या जब भी दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं या रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, एटम्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, जब बल्कि क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। समझ आया? कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। डाल्टन समझ आ गया? अब चलते हैं आगे। अब देखिए, एटम के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया डाल्टन, इतना खास भी इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, बस ये बता पाया भी एटम कहाँ होते हैं, किसके अंदर होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ये सब इसने बताया, लेकिन ज़्यादा कुछ जानकारी इसने नहीं दी। तो उसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या किया, सिंपल कहानी से बताऊंगा, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में तो जाना ही है डीप, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से बताऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा सर कब हम डीप चले गए। ठीक है, इसने क्या किया, एक परमाणु लिया, कौन सा, गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड लिया इसने। ठीक है, गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा लिया इसने, गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको इसने क्या किया, पहले तो इसने बहावर को बहुत कुछ हो रहा कि इसको बहुत खोदा, कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर इसने इसमें से अल्फ़ा रेज गुजारी। क्या गुजारी? अल्फ़ा रेज गुजारी, ऐसे, यहाँ से ऐसे अल्फ़ा रेज गुजारी, अल्फ़ा रेज गुजारी, यहाँ से ऐसे अल्फ़ा रेज, यहाँ से ऐसे अल्फ़ा रेज गुजारी। लेकिन क्या हुआ, दोबारा बना देता हूँ।
इसने ऐसे अल्फा रेज गुजारी, एटम से क्या किया इसने, ऐसे अल्फा रेज गुजार दी। ठीक है, अभी बताता हूँ इस ये क्यों मुड़ रही हैं, किस कारण। देखिए, कहने का क्या मतलब है, इसने अल्फा रेज गुजारी, तो अल्फा रेज क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन की होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन की हुई तो ये इधर उधर मुड़ गई, कुछ रेज इसकी इस साइड मुड़ गई, कुछ रेज इस साइड मुड़ गई। ये बेचारा परेशान हो गया, कहा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रॉब्लम में हो गया। अब इसने क्या किया, फिर कहा इसने कि इसके पास से निकाल कर देखता हूँ। कुछ रेज जब पास से गई तो ऐसे मुड़ गई, कुछ रेज ऐसे गई तो ऐसे मुड़ गई। और जब इसने कहा कि यार इसके बीच में कुछ ना कुछ है जो इन्हें क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। जब इन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ है तो इन्होंने एकदम बीच से निकाल कर देखी, और बीच से निकाली हुई रे वापस मुड़ गई, वापस मुड़ गई। तो इसने कहा, रे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो प्रॉब्लम में फंस गया, वापस क्यों आई ये। तब इसके दिमाग में आया, अरे बाप रे, ये तो अल्फ़ा रे है। अल्फ़ा रे क्या होती है, पॉजिटिव साइन की होती है। तो अगर ये वापस आ रही है और इधर उधर मुड़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिसका नाम उसने रखा न्यूक्लियस। क्या नाम रखा इसने इसका, न्यूक्लियस नाम रखा। क्या नाम रखा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसने इसका नाम रखा न्यूक्लियस। और इसको साइन कैसा दिया इसने, पॉजिटिव साइन दिया। कहा कि ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि देखिए, जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन आपस में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे रिपेल करेंगे करेंगे। और जब भी माइनस और पॉजिटिव मिलेगा तो चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूर किरणें चली गई और ये वाली वापस मुड़ गई ना वापस। तो न्यूक्लियस, फिर उसने इसका नाम रख दिया क्या, न्यूक्लियस रख दिया। क्यों, क्योंकि इसको लगा यार अब नाम तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, बीचों बीच है, न्यूक्लियस रख देते हैं, उसमें क्या जा रहा है, एटम के बीचों बीच है तो न्यूक्लियस रख दिया मैंने नाम। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। किससे की, अल्फ़ा रेज से की। किससे की, अल्फ़ा रेज से की, अल्फ़ा रे। ठीक है, और कैसे की, देखा इसने अल्फ़ा रेज गुजारी, दाईं से बाईं मुड़ गई, कुछ हो गया, ये हो गया। तब इसने क्या नाम दिया इसको, न्यूक्लियस नाम दिया। अब मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ, न्यूक्लियस नाम दिया। अब न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है, न्यूक्लियस नाम दिया, तो न्यूक्लियस को चार्ज कैसा दिया इसने, पॉजिटिव चार्ज दिया। कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। अल्फ़ा रेज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अल्फ़ा रेज कैसी, पॉजिटिव। इतना समझ आया, कोई डाउट किसी को, एनी। तो राइट कर लो, पूरी कहानी बता चुका हूँ इसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने इसका प्रशिक्षण जब किया था तो वो किया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इसने इसका प्रशिक्षण किया था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बच्चे को नहीं। रदरफोर्ड क्या किया इसने, न्यूक्लियस की खोज की। क्या चार्ज दिया न्यूक्लियस को, पॉजिटिव चार्ज दिया। अल्फा रेज से परीक्षण किया अपना। गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल मतलब कि गोल्ड का टुकड़ा लिया। और कुछ, यही मेन इंपॉर्टेंट जानकारी होती है पूरी कहानी की। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम अगला, जो अगले साइंटिस्ट आए। अगला साइंटिस्ट आया हमारा जे जे थॉमसन। कौन आए, जे जे थॉमसन आए। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, इन्होंने प्लम पुडिंग दिया। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग लो दिया इसने। ठीक है, प्लम पुडिंग लो दिया, एक तरह से क्रिसमस केक जैसा। कैसा दिया इसने, क्रिसमस केक जैसा दिया। इसने एटम को किसके जैसा बताया है, एटम इज इक्वल टू, एटम इज इक्वल टू क्रिसमस केक, लाइक अ क्रिसमस केक।
ठीक है, लाइक अ क्रिसमस केक। ठीक है, अब ये आया, इसने क्या किया, जब न्यूक्लियस लिया, इसने भी क्या किया, एटम के ऊपर खोज की। एटम के ऊपर जब इसने खोज की तो इसको न्यूक्लियस ही नहीं मिला। कुछ टाइम तक तो बेचारा पागल रहा, मैं तुझको ढूंढता रहा, जिंदगी भर तू जाने जाने कहाँ थी, ऐसे ही करता रहा ये। तब इसने क्या किया, इसको कई साल लग गए बेचारे को न्यूक्लियस खोजने के लिए। तब जाकर इसकी नियामतें पूरी हुई, कहा मेरी खुदा ने सुन ली, तो मेरा क्या आ गया, न्यूक्लियस मिल गया। जब इसको न्यूक्लियस मिला, तब इसने देखा न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ खोज लेते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ खोज लेते, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इसको कुछ मिला ही नहीं, इसका ध्यान ही नहीं गया। इसने कहा यार बाहर में देख रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसके बाहर में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। क्या घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को इसने क्या नाम दिया, कहा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो गोल गोल घूम रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब आपके आसपास भी लोग घूमते होंगे नेगेटिव एनर्जी वाले, जो आपको कहते होंगे भाई ये मत कर, वो मत कर, बर्बाद हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं है यार, जो इंसान ने सोचा है वो तो करके ही रहेगा, रहेगा ना। तो वही चीज़ें होती हैं। तो इसके पीछे भी क्या घूम रही थी, नेगेटिव एनर्जी घूम रही थी इसके चारों तरफ। तो इसने कहा जब ये नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, मुझे न्यूक्लियस तो नहीं मिला, न्यूक्लियस काफ़ी सालों बाद मिला, न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं मिला, तो मैं बाहर ही बता देता हूँ क्या घूमता है। बाहर इसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन बताया। क्या नाम दिया इसको, इलेक्ट्रॉन दिया। जो नेगेटिव चार्ज जो घूम रहा है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, न्यूक्लियस के ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ, चारों तरफ घूमता है। ठीक है, किसके, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। किसने नामकरण किया, इसने जे जे थॉमसन ने दिया। किसने, जे जे थॉमसन। आगे आगे चले, जे जे थॉमसन ने इसका नामकरण किया। क्या किया इसने, किस तरीके से बताया एटम को, क्रिसमस केक के जैसा बताया है। कैसा बताया, क्रिसमस केक जैसा। ठीक है, किसकी खोज की इसने, इलेक्ट्रॉन की खोज की। क्या बताया इसने, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। एक बात और बताई इसने, कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर इसलिए घूमते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसीलिए एटम बना रहता है, वरना एटम कभी का टूट जाता। ठीक है, ये किसने बताया, जे जे थॉमसन ने। इतना समझ आया, किसी को कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरे बंदा कौन आया, गोल्ड स्टीन। कौन आया, गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन आया। ये भी एटम का दीवाना था। ठीक है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन खोजने गया है, कहा कि यार सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, हमें भी खाज हो रही है, हम भी ढूंढ लेते हैं। तो इसने भी ढूंढना शुरू किया। तब इसने क्या किया, जब इसे कुछ नहीं मिल रहा था, इसने इलेक्ट्रॉन खोजे। इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, कहा कि ये राम, उसको न्यूक्लियस नहीं मिला, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूं। कहा कि मुझे न्यूक्लियस तो मिल गया है, अब न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं खोज कर। इसने बेचारे ने ज़िंदगी बर्बाद की न्यूक्लियस के अंदर, बहुत ज़िंदगी बर्बाद की इसने। कहा न्यूक्लियस खोज लेता हूँ, न्यूक्लियस खोजा। न्यूक्लियस खोजने के बाद इसको एक तरीके से दिखाई दिया, इसने सोचा यार ये न्यूक्लियस जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो मैं अगर ये निकाल देता तो मेरी बहुत बड़ी थ्योरी बन जाएगी कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तब इसने न्यूक्लियस को खोदना शुरू किया, ऐसे खोदना शुरू किया।
खोदने के बाद इसको क्या मिला, इसने देखा यार एक पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है अंदर, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है अंदर। इसने कहा यार पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, ले मैं भी खोज कर गया। तभी इधर से आए रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। कहा कि रे बाप रे, तुम लोग साला मेरी चीज़ से ही खोजे जा रहे हो कुछ से कुछ। हम के लिए खोजे थे, हमने न्यूक्लियस खोज दिया, इसका मतलब तुम खोजे जाओगे हमारी चीज़ में से कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने कहा बेटा देख, ध्यान से सुन, नाम लेना है ले ले कि मैंने खोजा है, लेकिन इसका नामकरण तो मैं ही करूँगा। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया नामकरण। और रखा क्या नाम? प्रोट्रॉन। क्या नाम रखा? प्रोट्रॉन। खोज किसने की? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन ने। खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। कहा बेटा जितने तुमने किताबें नहीं पढ़ी उतनी मैंने ज़िंदगी पढ़ ली है, यही है ना, ज़िंदगी पढ़ लिया, तो बेटा इसका नाम मैं रखूँगा। कहा अरे बाप रे, इसको मना कर दिया तो दादा परदादा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो महाराज रख लो नाम। इसने नाम रखने को दे दिया। कहा कि नाम रख लिया भाई, प्रोट्रॉन रखेंगे हम इसका नाम। तो प्रोट्रॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी। खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी। समझ आया? इतना समझ आया? और इसने कहा जो इसने क्या कहा, इसने कहा कि गोल्डस्टीन ने कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है उसका कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो क्या करके रखता है? अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करके रखता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, ताकि ताकि एटम क्या कर सके? कभी टूट ना सके। समझ आया? इतना कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो बंदा था, इसको लिखा रहने दो, इसी को काम में लाकर आते हैं। हम अब बात करते हैं अब बेचारे चैडविक के बारे में। किसके बारे में? चैडविक। चैडविक बाबा, चैडविक बाबा, इसके बारे में बात करते हैं। चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। ये बेचारा पागल रहा, कहा कि ना मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ना ही मेरे को न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। सॉरी न्यूट्रॉन कह रहा हूँ, ना मेरे को प्रोटॉन, ना न्यूक्लियस, ना इलेक्ट्रॉन। कहा कि रे मैं तो इनसे बड़ा पागल निकला। फिर बेचारा किसी तरीके से न्यूक्लियस की खोज कर पाया। इलेक्ट्रॉन तो इसको फिर भी ना मिले, इलेक्ट्रॉन तो इसको फिर न मिले। न्यूक्लियस की खोज कर ली बेचारे ने। किसकी? न्यूक्लियस की खोज। मिल गया बेचारे को न्यूक्लियस। कहा कि जीवन सफल हो गया, न्यूक्लियस तो मिला। तभी इसने क्या किया? न्यूक्लियस के अंदर झांक कर देखा। कहा कि ये तो भाई, अब ये बेचारा कंफ्यूजन में था, इसको किसका बोलूँ? रदरफोर्ड का बोलूँ कि गोल्डस्टीन का बोलूँ? इसने कहा गोल्ड रदरफोर्ड। कहा गोल्ड रदरफोर्ड। गोल्ड रदरफोर्ड ने इसको ढूंढा है। ये तो प्रोटॉन ढूंढे गए हैं, लेकिन इसके पास में एक बिना चार्ज का कोई वो घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है। बिना चार्ज का क्या घूम रहा है? पार्टिकल घूम रहा है। तो इसने कहा ले भाई, अपनी भी मौज हो गई, अब किताबों में हमारा नाम भी छपेगा। क्या नाम छपा? चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की, जो बिना चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, जिसका नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है। और ये जो होता है किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं रखता, अकेला होता है। ठीक है। और कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है। किसके साथ रहता है? प्रोटॉन भैया के साथ रहता है, अपने प्रोटॉन भैया के साथ रहता है। तो इतना समझ आया? ये थी आपके पूरे एटम की कहानी। सबसे पहले क्या बताया मैंने? डाल्टन बताया। डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि एटम एक लट्टू के समान है, बिना पार्ट के। देखा जाए तो एक बॉल, गेंद, गेंद गोल होती है एकदम, एटम वैसा होता है। उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं था,
उसके बाद हाय हमारे बेचारे कहा कि डाल्टन तो है कुछ ही बता के चला गया, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसने कहा इसकी खोज करता हूँ। इसने न्यूक्लियस की खोज कर दी। किसने? रदरफोर्ड ने। किससे? अल्फ़ा पार्टिकल से। कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज ले होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ये क्या करके रखते हैं? न्यूक्लियस को अंदर की तरफ खींच कर रखते हैं। किसकी खोज की उसने? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कैसा? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब फिर उसके बाद कौन आया? गोल्डस्टीन चाचा है। गोल्डस्टीन चाचा है। गोल्डस्टीन चाचा ने कहा कि ये यार रदरफोर्ड, तुमने न्यूक्लियस हुआ तो खोज लिया, लेकिन हमको एक बात तो समझ नहीं आई कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। कोई ना कोई कारण तो होगा ही भाई, कोई ना कोई कारण होगा जो आ रहा है। क- यार तुमने तो और परेशानी में डाल दिया। इसने न्यूक्लियस की खोज कर डाली। न्यूक्लियस के अंदर खोजना शुरू किया। खोजने की, न्यूक्लियस के अंदर खोजना शुरू किया। कहा कि ले बाप रे, अब हम भी खोजेंगे। देखा इसको क्या मिला? प्रोटॉन मिला। क्या मिला? प्रोटॉन। ठीक है, क्या मिला? प्रोटॉन मिला। कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। इतना समझ आया? उसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा बेटा तुम लोग कुछ से कुछ खोजते रहो न्यूक्लियस के अंदर, हम न्यूक्लियस के बाहर खोजते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर किसने खोज करना शुरू किया सबसे पहले? किसने किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किस चीज़ की खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैसे की? सिंपल वे से की। खोलना शुरू किया उसको, जैसे आम इंसान करना शुरू करता है। पहले वो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता रहता है। जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। समझे? जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक कामयाब नहीं होगे। तो जे थॉमसन ने यही किया, हाथ पैर मारे और वो कामयाब हो गए। तो उन्हें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, तब उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किस कारण? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बैठे होते हैं, इसीलिए वो प्रोटॉन अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं हो पाते, इसलिए वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। इतना समझ आया? और इलेक्ट्रॉनों के इन्होंने आवारा कण बताया है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन आए? चैडविक। चैडविक साहब आए, हमारे बाबा जी। चैडविक बाबा ने क्या कहा? कहा कि यार तुम लोग कुछ ना कुछ खोज रहे हो, हमें भी कुछ ना कुछ खोजना चाहिए। इन्होंने कहा बेटा जी हम न्यूक्लियस में ही जाते हैं सबसे पहले। गए न्यूक्लियस में, बेचारे को इलेक्ट्रॉन तो मिले नहीं। न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन दिखाई दिए। अब प्रोटॉन के साथ साथ इसको इसका भाई भी दिखाई दिया। क्या भाई दिखाई दिया? प्रोटॉन का भाई। कहा गिल्ले भाई, हमने भी खोज दिया। क्या खोजा? न्यूट्रॉन खोज दिया। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, अगर ये काम रदरफोर्ड ही कर लेता और थोड़ा सा आगे और चला जाता, कहता कि भाई मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, न्यूक्लियस के अंदर भी देखता हूँ, न्यूक्लियस के बाहर भी देखता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ता? इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन रदरफोर्ड, न्यूक्लियस रदरफोर्ड, यही तो करना पड़ता। और अब सब कुछ याद रखो। गोल्डस्टीन ने क्या किया, चैडविक ने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या क्या किया, सब रखो अब ध्यान में। रखना पड़ेगा ना। तो फिर इतना समझ आया? तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। अब देखते हैं हम आगे बोहर्स मॉडल। आगे चलते हैं मैक्सवेल, पहले मैक्सवेल पर चलते हैं। मैक्सवेल। अब मैक्सवेल कोई एटम की खोज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। इसने सिर्फ ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मिटा दें। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन कक्षाओं में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? कक्षाओं में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? कक्षाओं में। देखो कैसे, अपनी कक्षा पर ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवारा कण होते हैं। किसने बताया था हमें?
जे थॉमसन ने बताया था क्या होते हैं, आवारा कण होते हैं। क्या बताया था जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन आवारा कण होते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, कहा कि आवारा कण होते हैं, क्यों होते हैं, ये कारण इसने प्रूव किया। कहा कि ये जब भी चाहे अपने से निचली कक्षा में जा सकते हैं, अपनी एनर्जी लूज करके जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद जब इसकी एनर्जी एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक टाइम पर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, जिस कारण न्यूक्लियस भी बर्बाद हो जाएगा और एटम भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। और वही बात इसने कही कि अगर ऊपरली कक्षा में जाएगा तो वहाँ भी इसकी एनर्जी ख़त्म होनी है, और एनर्जी ख़त्म होने के बाद कहाँ गिरेगा, न्यूक्लियस में गिरेगा। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, सभी की एक ना एक टाइम पे एनर्जी ख़त्म होनी है। ये बात किसने कही, मैक्सवेल ने कही। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी मरते हैं, मरेंगे, एक टाइम पर मरेंगे, इनकी एक्सपायरी डेट आएगी और ये न्यूक्लियस को भी साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है। तो ये बात किसने की, मैक्सवेल ने कही। लेकिन मैक्सवेल की बात ये गलत साबित की बोहर्स के मॉडल ने। किसने की, बोहर के मॉडल ने, बोरबरी ने। किसने की, बोहरबरी ने। कहा कि माना कि इलेक्ट्रॉन आवारा कण होते हैं, माना कि इलेक्ट्रॉन आवारा कण होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी होते हैं, अच्छे कण होते हैं ये। अच्छे कण कैसे, ये आएंगे तो ठीक है, एक दूसरी कक्षा में जाएंगे, दूसरे से ऊपरली कक्षा में जाएंगे, लेकिन किसी को बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी खुद से जिएंगे। ये कौन कहता है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या कहा, बोरबरी ने कहा कि ये आवारा कण है, सही बात है। ये अगर अपनी कक्षा से ऊपर जाना चाहे तो इन्हें जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये अपने से निचली कक्षा में जाना चाहते हैं तो इनको एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन 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 जब ये अपनी कक्षा, अपनी एनर्जी वापस पा लेंगे जितनी इन्होंने लूज़ की थी, और वो एनर्जी इनकी वापस आ जाएगी, तो ये अपनी कक्षा में वापस चले जाएंगे और ऐसे ही चक्कर लगाने लग जाएंगे, ऐसे ही चक्कर लगाएंगे फिर से। और ऊपरली कक्षा में जाने के लिए जितनी एनर्जी ज़्यादा ली गई थी, जब वो ख़त्म हो जाएगी और जब इसकी पूरी बराबर की एनर्जी आ जाएगी, ये दोबारा अपनी कक्षा में वापस आ जाएगा। ठीक है, समझ आए। लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी भी ये नष्ट नहीं होगा, डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। ये बात किसने कही थी, बोरबरी ने कही थी। किसको गलत ठहराया उसने, मैक्सवेल के सिद्धांत को गलत ठहराया कि एटम, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, मरते नहीं। अगर वो मर गए तो समझो एटम ख़त्म हो जाएगा। एटम हज़ारों करोड़ों साल तक जीता है। समझ आया। तो ये था आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल हम देखेंगे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कैसे हम निकालेंगे, ये सब चीज़ें कल सीखेंगे। इसीलिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।